नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 19 जून 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए सीधे चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे। सबसे पहली बात, फ्रांस के एवियन में G7 जो संगठन है दुनिया का, उसका जो है 2026 का शिखर सम्मेलन जो है आयोजित हुआ। देखिए, इंडिया जो है G7 का मेंबर नहीं है। इंडिया नॉट ए मेंबर, बट इंडिया को इनवाइट किया गया था, तो मोदी जी भी वहाँ पे गए थे। तो इससे जुड़ी हुई खबरें। सबसे पहली बात तो इस साल का G7 जो सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? फ्रांस के एवियन में। ये बात आप याद रखेंगे। मोदी जी को मेहमान के रूप में आमंत्रित किया, और वहाँ पे जब इस तरह के दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए होते हैं, तो अदर देन सम्मेलन भी वो एक दूसरे से मीटिंग करते हैं, और उसी मीटिंग में मोदी जी और ट्रंप के बीच में कुछ बातचीत हुई, और बातचीत व्यापार के बारे में और सारी जो सिक्योरिटी से लेके जो चैलेंजेस चल रहे हैं उन सब के बारे में बात हुई। ठीक है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले G7 के कंट्रीज हमें याद कर लें। पहला देश अमेरिका है, दूसरा ब्रिटेन है, तीसरा फ्रांस है, चौथा जर्मनी है, पांचवा इटली है, छठा कनाडा है और सातवां जापान है। ठीक है। ये जो 7 देश है, ये इसके स्थायी सदस्य हैं। भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। भारत को मेहमान के रूप में आमंत्रित किया था। और मोदी जी जो है विकासशील और निर्धन देशों की आवाज जो है हमेशा बनते हैं। उनका मुद्दा जो है इन विकसित देशों के सामने रखते हैं। उसी तरह की बात इन्होंने इस सम्मेलन में कही। 2 बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, G7 सम्मेलन इस साल 2026 वाला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? फ्रांस के एवियन में। दूसरी बात, हमें मेंबर कंट्रीज याद रखने हैं। देखिए, पहला अमेरिका है, दूसरा कनाडा है, तीसरा जर्मनी है, चौथा जापान है, पांचवा फ्रांस है, छठा इंग्लैंड है, और उसके बाद जो बच गया ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। ठीक है। तो ये जो 7 देश है, ये इसके मेंबर है। ये सातों देशों को आप याद रखेंगे। दोबारा याद करवा देता हूँ, 7 कंट्रीज में कौन कौन से। देखिए, आप उत्तरी अमेरिका से दो देश है। कौन से? कनाडा और दूसरा यूएसए। ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए इधर से, एशिया से कौन सा है? जापान। ठीक है। और 4 जो देश है वो कहाँ से हैं? यूरोप से। कौन से हैं? पहला आपका है फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा इटली, चौथा आपका जो है कौन सा है? इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। ये जो 7 सदस्य हैं, ये G7 के सदस्य हैं। देखिए, इन G7 के सदस्यों में अमेरिका का दबदबा है, लेकिन अब अमेरिका सहयोगी के बजाय इनको अपना अनुयायी, अपना दास समझता है। ट्रंप का जो बिहेवियर है इन देशों के साथ में भी अच्छा नहीं है। ये तमाम बातें हैं। इस वजह से इस संगठन से कुछ अच्छा निकल के, यानी कि किसी समझौते पे पहुंचना तो मुश्किल लगता है। ये बात हमें निकल के आ रही है, क्योंकि G7 ना तो यूक्रेन और रूस वाले युद्ध में कुछ कर पाया, ना अभी पश्चिम एशिया का जो संकट है उसको दूर कर पाया, ना ही आपस के जो मतभेद है उनको सुलझा पाया। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है कि संगठन की मीटिंग से कुछ अच्छा निकल के बाहर आ जाएगा। तो रूटीनी बातें हैं। देखिए, व्यापारिक संतुलन, जलवायु परिवर्तन, एआई का उचित उपयोग, ये सारे जो है प्रमुख मुद्दे थे। लेकिन इन मुद्दों पे सहमति बन जाए ऐसी संभावना कम ही है। ऐसा जो है देखने में आ रहा है। अब देखिए, लगभग 2007 के आसपास में क्या था कि एक सारस की प्रजाति है, तो बोला जाता है हरगिला। एक प्रकार का सारस है। तो लोग क्या है कि अपशकुन मानते थे, और उनके घोंसले वाले जो है पेड़ों को काट देते थे। इससे क्या है कि उनके जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती थी, और इनकी प्रजाति की संख्या है उसमें बड़ी कमी आ रही थी। तो 2007 में दादरा गांव में एक पेड़ कटने से 9 चूजे गिर गए थे, और पूर्णिमा देवी बर्मन जो है इन्होंने विरोध किया। अब 2007 में फिर लगातार इन्होंने इसके लिए काम करना शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अभी जो है इनके संरक्षण के लिए शानदार काम इन्होंने किया। जो संख्या 400 थी, वो बढ़ के 1800 से 2000 हो चुकी। इसके प्रयासों से, पूर्णिमा देवी बर्मन के प्रयासों से। इस वजह से इनको 2026 का जो वे फाइंडर अवार्ड है, पूर्णिमा देवी बर्मन को 2026 का जो वे फाइंडर अवार्ड है वो दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने जो हरगिला जो सारस था उनके संरक्षण के लिए अच्छा काम किया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, कैसे किया? इन्होंने क्या किया? 20,000 महिलाओं को जोड़ा इससे। ठीक है। और सभी को अवेयर किया, और इसके संरक्षण के लिए एक साथ लेके आए। इसको हरगिला आर्मी बोला गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हरगिला आर्मी क्या है? ये हरगिला आर्मी एक 20,000 महिलाओं का एक संगठन है। ये महिलाएं इन हरगिला सारस के चूजों के घोंसलों की रक्षा करती है, उनका संरक्षण करती है, और लोकगीत वगैरह से, परंपरा से भी इसको जोड़ दिया गया है। तो इससे संरक्षण इनका जो है सुनिश्चित हो। ठीक है। 2 बातें याद रखनी है। हरगिला सारस, सारस की एक प्रजाति है जिनके जीवन को संकट था। पूर्णिमा देवी वर्मन 2007 में इनके संरक्षण के लिए आगे आई। इनको 2026 में पथ फाइंडर, वे फाइंडर अवार्ड जो है वो दिया गया। और इसके साथ में एक हरगिला आर्मी इन्होंने बनाई, जिसमें 20,000 महिलाओं को जोड़ा। ये महिलाएं भी हरगिला सारस के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इतनी चीज़ें तो याद रखनी है। अब देखिए, प्रोजेक्ट कुशा के बारे में हमने पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमने बात करी थी कल भी
कि जिस तरह आयरन डोम है, उसी तरह भारत भी एक सिस्टम पे काम कर रहा है। और अभी हाल ही में जो डीआरडीओ ने परीक्षण किया है, इससे भारत 5वां देश हो गया है दुनिया का जिसके पास में मल्टी लेयर जो है डिफेंस सुरक्षा प्रणाली है। अब जो वायु रक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो हमारा एक प्रोजेक्ट कुशा है। क्या करता है ये स्वदेशी है। लॉन्ग रेंज सरफेस यानी धरती से एयर वाली जो मिसाइल है, इनका एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी कि धरती एयर से जो धरती पे मिसाइलें आती है उनको डिस्ट्रॉय करने वाला जो सिस्टम है, वो डीआरडीओ ने विकसित किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। सिंपल वही बात है। मान लीजिए यहाँ इंडिया है, या पाक और चाइना है, ठीक है, पाक और चाइना। यहाँ से जो भी मिसाइल, जो भी रॉकेट, जो भी एयरक्राफ्ट जहाँ जाएगा इंडिया में, इंडिया के इस सिस्टम द्वारा इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो यही है प्रोजेक्ट कुशा, जिससे कि एक जो अभेद्य दीवार है भारत के एयर स्पेस में वो बन सके। क्या नष्ट करेगा? लड़ाकू विमान को भी नष्ट करेगा, ड्रोन को नष्ट करेगा, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सभी प्रकार के हवाई खतरों से निपटने में सक्षम होगा ये हमारा प्रोजेक्ट कुशा। और राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने इसको गेम चेंजर बताया है। ये बातें आपको याद रखनी है। आपसे सिंपल पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट कुशा क्या है? भारतीय वायु रक्षा कवच है, यानी कि भारतीय एयर डिफेंस प्रणाली है जिसमें लड़ाकू विमान, ड्रोन, सभी तरह की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही मार गिराने वाला सिस्टम है, जो कि भारत का अपना बना है। ठीक है। एक न्यूज़ है रोमानिया से। रोमानिया देखिए एक देश है, लोकेशन देख लीजिए आप अपने मैप पे। वहाँ एक विपिन कुमार व्यक्ति है जो भारत के, बेसिकली ये एक श्रमिक है। वहाँ पे इन्होंने एक बच्ची को डूबते हुए देखा किसी पर्टिकुलर झील में, लेकिन इन्होंने अपनी बहादुरी से उस 5 वर्षीय बच्ची की जान बचाई। इस बात से खुश होकर वहाँ की जो अथॉरिटीज है, क्राओवा जो शहर है, उन्होंने उन्हें मानद नागरिकता से सम्मानित किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो है रोमानिया में किस भारतीय को मानद नागरिकता से सम्मानित किया? तो बड़े बड़ा नाम नहीं है, विपिन कुमार एक सामान्य श्रमिक है जिसने एक शानदार काम करके दिखाया है। और 30 मिनट तक ये बर्फीले पानी में, यानी कि वो जमी हुई झील थी, उसमें खड़े रहे उस बच्ची को बचाने के लिए जब तक रेस्क्यू नहीं आ गया। तो एक साधारण श्रमिक की असाधारण बहादुरी की कहानी है, हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है। हमने बहुत सारी एक्सरसाइज कुछ दिन पहले डिस्कस करी थी। एक नई एक्सरसाइज है पिच ब्लैक 2026। ठीक है। तो एयर फोर्स की एक्सरसाइज ये कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रही है। एक तो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स रहेगी, दूसरा इंडियन एयरफोर्स भी इसमें भाग ले रही है, और इसके अलावा 18 और देशों की वायुसेना इसमें भाग ले रही है। तो आपको याद रखनी है पिच ब्लैक 2026 कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। ठीक है। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और इंडिया के अलावा 18 और देशों के जहाज इसमें आ रहे हैं। इतनी बातें आपको याद रखने की इस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। सिर्फ आपको याद रखना कि पिच ब्लैक कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया और भारतीय वायुसेना से जुड़ी हुई है, इतनी याद रखनी। ठीक है। अब एक देखिए प्री वर्साई 2026 एक अवार्ड की घोषणा हुई है। ठीक है। डिजाइन पुरस्कार है, इंटरनेशनल है। इसमें जो है इंडिया के 2 एयरपोर्ट को चुना गया है। ठीक है। दुनिया के टॉप 7 खूबसूरत हवाई अड्डों में से 2 एयरपोर्ट जो है भारत के चुने गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज़ भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है। पहला कौन सा? नवी मुंबई। दूसरा है आपका गुवाहाटी, असम का जो एयरपोर्ट है। ये दोनों एयरपोर्ट जो है इनको दुनिया के टॉप 7 में चुना गया है। ठीक है। चीन वाला हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और इसमें केवल सुंदरता ही नहीं है, नवाचार, यानी कि कुछ नया क्या किया है इसमें, यात्रियों के एक्सपीरियंस के लिए क्या अच्छा किया है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या किया, और सांस्कृतिक पहचान के आधार पे क्या नवाचार है, इन सब पैरामीटर के आधार पे इनको चुना। ठीक है। सबसे पहले अवार्ड का नाम प्री वर्साई 2026 अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन अवार्ड है। दुनिया के 7 टॉप मोस्ट खूबसूरत हवाई अड्डों में 2 इंडिया के हैं। ठीक है। पहला जो है नवी मुंबई है, जो कि मुंबई का है, महाराष्ट्र का है, और दूसरा जो है असम गुवाहाटी का है। ठीक है। कमल के फूल से प्रेरित डिजाइन है। जो नवी मुंबई के फोटो में आपको दिख भी रहा होगा, हरे भरे क्षेत्र है, प्राकृतिक रोशनी है, आधुनिक भारत की वास्तुकला का अनूठा नमूना है। तो ये इसकी विशेषता। दूसरा गोपीनाथ बारदुलाई एयरपोर्ट गुवाहाटी। नया टर्मिनल 2 जो है पूर्वोत्तर भारत की विरासत को दिखाता है। बांस से प्रेरित इंटीरियर है, और स्थानीय कला और लोक कथाएं भी इससे जुड़ी हुई है। तो ये जो दोनों एयरपोर्ट है, इनके बारे में आप याद रखेंगे, इस पुरस्कार का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है। देखिए राजस्थान में क्या है, आपको पता है, क्लाइमेट हार्ड है। ठीक है। और हरियाली कम है, इसलिए जो देश है, कई सारे दूसरे देश है, वो भी राजस्थान में कई सारे प्रोजेक्ट चलाते हैं। ठीक है। जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, और अलग ऑर्गेनाइजेशन भी जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया। ठीक है। ये क्या है, राजस्थान में अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट चलाते हैं। तो फ्रांस की एक संस्था है AFD, ये एक प्रोजेक्ट चलाती है, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना। ठीक है।
इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, सूजस मैगजीन में कवर किया हुआ है, इसलिए हम इसको कवर करें। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास प्रोग्राम। वानिकी का मतलब हो गया राजस्थान में पेड़ पौधे की कमी है, इसलिए इसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, और राजस्थान की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, इसके संरक्षण के लिए भी इसमें प्रयास किए जाएंगे। फंड कौन दे रहा है? फंड दे रहा है फ्रांस की एएफडी संस्था। याद रखेंगे सबसे पहली चीज कि राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना है, किसके द्वारा चलाई जा रही है? फ्रांस की एएफडी संस्था के द्वारा। सारा पैसा फ्रांस की एएफडी संस्था इसमें दे रही है। ठीक है, अभी किसी समिति की बैठक हुई है और उस बैठक में जो है कार्य योजना की स्वीकृति, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आपको पहली बात याद रखनी है। दूसरा, इसमें होता क्या? मुख्य सचिव के निर्देश छोड़ दीजिए, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, पहला उद्देश्य है हरित आवरण में वृद्धि करना, भूजल के स्तर में सुधार करना, ये दोनों इसके उद्देश्य हैं। जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित करना, जो कि इसमें लिखा हुआ ही है। स्थानीय समुदाय की आजीविका पे सकारात्मक प्रभाव कैसे डाल सकते हैं, वो करना। गुणवत्तापूर्ण पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से इस पूरी परियोजना का क्रियान्वयन करना, ये सारे इस परियोजना के उद्देश्य हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे। देखिए, फ्रांस में अभी बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं। एवियाना में जो है G7 का सम्मेलन हुआ है। उसी तरह भारत इनोवेट्स 2026 जो है एक प्रोग्राम था, जो नीस में समापन हुआ है। नीस भी कहाँ पे है? फ्रांस में। प्रोग्राम का नाम क्या है? भारत इनोवेट्स 2026। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि भारत इनोवेट्स 2026 का ये जो आयोजन है कहाँ पे हुआ है? तो नीस जो है जापान। 29 देश इसमें भागीदार बने। 2000 से ज्यादा प्रतिभागी गए इसमें। 1350 से ज्यादा बैठकें हुई और 50 से ज्यादा समझौते हुए हैं। ठीक है, बेसिकली भारत में नवाचार करने के लिए, भारत में निवेश करने के लिए भारत की एक अनूठी पहल थी, जो कि G7 के पैरेलल आयोजित हो रही थी, फ्रांस में आयोजित हो रही थी। इसका जो समापन है 19 में हुआ। ठीक है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने समापन सत्र को संबोधित किया और भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 को परिवर्तनकारी मंच बताया, अच्छा मंच बताया, जिससे कि दुनिया में एक सकारात्मक मैसेज जा सकता है, नवाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है और ऐसी तकनीकें विकसित की जा सकती है जिससे दुनिया में सबको फायदा हो। ठीक है, और आगे देखते हैं मरुभूमि में खजूर की खेती। ठीक है, ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इस एग्जाम के हिसाब से कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन हम इसको अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं, उसको देखते हैं कैसे यूज करें। ठीक है? तो खजूर की खेती का जो है चमत्कार, यानी कि देखिए, अब आज के टाइम में अगर कोई किसान ट्रेडिशनल खेती करता है, ट्रेडिशनल खेती का मतलब है कि बारिश के सीजन में मूंग और ज्वार, ठीक है, उसके बाद सर्दी में चना और गेहूं, चना और गेहूं, तो बहुत ज्यादा उसको बचत नहीं होने वाली। इसके बजाय उसको थोड़ा नया सोचना पड़ेगा, जैसे ग्रीन फार्मिंग हो गया, ठीक है, हॉर्टिकल्चर हो गया। ठीक है, इस तरह के जो नवाचार है उसको लाने पड़ेंगे। और ये एक नवाचार की कहानी है पाली जिले का खेरोफड़ा जो गांव है, वहाँ का एक किसान ने 5 साल पहले 270 खजूर के पौधे लगाए थे। इतने शानदार तरीके से लगाए उन्होंने, प्राकृतिक तरीके से, बिना किसी रासायनिक खाद के, और आज 10 लाख रुपए सालाना उसकी आय है। ठीक है, क्या है खेती का मॉडल? क्या है? देखिए, ड्रिप इरिगेशन, पहले तो बूंद बूंद से सिंचाई करता है, प्राकृतिक खाद का यूज करता है, शून्य रासायनिक उर्वरक। अब आप देखिए, रासायनिक उर्वरक एक तो महंगा आता है, मिट्टी को भी नुकसान पहुंचता है, सर सरकार को भी सब्सिडी में बहुत मोटा पैसा देना पड़ता है। तो ये सारी समस्याओं का एक समाधान अपने आप में प्राकृतिक खाद, जिसको यूज किया जाता है। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि, कम लागत और अधिक लाभ, ये जो है चार इसकी विशेषताएं हैं जो खेती इन्होंने खजूर के पौधों की करी है। अब आप यूज कहाँ करेंगे? सबसे पहली बात, जब भी एग्रीकल्चर की बात आए, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात आए, तो आपको हल्का सा यूं बोलना है कि किसानों को तकनीक के साथ में नए नवाचार जो है वो अपनाने पड़ेंगे। अगर उनको अपनी आय बढ़ानी है तो उनको नए नवाचार अपनाने पड़ेंगे। सरकार की तरफ से बात करें तो आपको ये बताना है कि सरकार को किसानों के लिए तकनीक को सहूलियत सहजता से उपलब्ध करवानी होगी। नए जो मॉडल्स है उनके प्रशिक्षण किसानों को देने होंगे। परंपरागत जो खेती है उससे निकाल के किसानों को आधुनिक खेती की तरफ लाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जिस तरह पाली के खेरोफड़ा गांव के एक किसान ने 270 खजूर के पौधे लगाए 5 साल पहले, वो 10 लाख रुपए महीने की इनकम, इस तरह से इसको। ठीक है, फिर आगे अगर किसी सच्ची सिंचाई तकनीकों की बात आए तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, प्राकृतिक खाद का यूज किया जाना चाहिए, रासायनिक खाद में कमी होनी चाहिए, ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह हम अपने जो आंसर्स है उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, राजस्थान में एरिया वाइज, यानी कि भूभाग के आधार पर कई सारी योजनाएं चल रही है। ठीक है, उनमें से एक योजना है डांग विकास योजना। क्या है? डांग विकास योजना। तो आपको बता, डांग सेक्टर कौन सा है? देखिए, चंबल वाला जो सेक्टर है वो डांग सेक्टर में आता है, जहाँ पे उत्खात भूमि है, उबड़ खाबड़ है,
डाकू वगैरह जिस सेक्टर में लंबे समय तक सक्रिय रही, वो सारे सेक्टर। 1994-95 में योजना शुरू हुई थी, फिर बीच में रोक दी गई और 2004-5 में फिर शुरू हुई। अभी अब 2004 और 5 से लगातार चल रही है। ठीक है? क्या है, 2 संभाग के 8 जिले इसमें शामिल, 26 पंचायत समितियाँ। तो पंचायत समितियाँ तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 संभाग, 8 जिले। 8 क्या है? जिले। इसमें देखिए 4 जिले तो हाड़ौती वाले हमारे। अब आप याद कर लीजिए, हाड़ौती की जब भी बात आए 4 जिले इसमें, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ठीक है? ये आपके 4 जिले जो है हाड़ौती वाले हो गए। उसके अलावा आपका सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। ठीक है? बिल्कुल याद याद कर लीजिए, रख लीजिए। किसी पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डांग विकास योजना जो 2004-5 से कंटिन्यू चल रही है, पहले 2094-95 में, 94-95 में शुरू हुई, बीच में रोक दी गई, लेकिन 2005 से लगातार शुरू हुई। 2 संभाग के 8 जिले और 26 तहसील इसमें शामिल है। 2 संभाग में एक जो है आपका, जैसे कोटा संभाग जो है उसके 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये हाड़ौती के चारों जिले। उसके अलावा जो भरतपुर संभाग है उसका क्या है, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये जिले। क्या होता है इसमें? देखिए, सड़क, पानी, बिजली की बुनियादी जो सुविधाएं हैं, उनका विकास किया जाता है। आर्थिक सामाजिक उत्थान किया जाता है, रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं। ठीक है? डाकू दस्यु समस्या जो है उसका उन्मूलन जो कि काफी हद तक हो भी गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं पे ध्यान दिया जाता है और 100% जो है राज्य सरकार इसके लिए फंडिंग करती है। ये सारी बात है। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, सरकार की जो पीआईबी है राजस्थान सरकार की, ठीक है, सरकार का पब्लिकेशन है सूजस, वहाँ पे डीआईपीआर में इन्होंने कवर किया, इसलिए हम इस योजना के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है? अब भारत में देखिए तापमान का जो संकट है वो बढ़ता जा रहा है। ये गंभीर संकट है। तापमान का संकट यानी कि तापमान लगातार बढ़ रहा है। ये आर्टिकल है जो हमने इंक्लूड किया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम जो विभाग है, उन्होंने बोला है कि 1961 से हर 10 वर्ष पर एक दिन का जो लू है वो बढ़ गया है। समझिए कैसे? मान लीजिए 1961 में 20 दिन लू चलता था, ये उदाहरण के लिए। तो 1971 में हो गया 21 दिन, 1981 में हो गया 22 दिन, 1991 में हो गया 23 दिन, 2001 में हो गया 24 दिन, 2011 में हो गया 25 दिन, 2021 में हो गया 26 दिन। इस तरह हर 10 साल में एक जो दिन है लू का वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है? तो अतिरिक्त जो है लू बढ़ी है। ये एक बहुत ऑथेंटिक डेटा है जिसको आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जब भी जलवायु परिवर्तन की बात आए, जब भी राजस्थान में गर्मी की बात आए, तब आपको इस डेटा को यूज करना है। ठीक है? कि 1971 में लू से चलने वाले हर दशक, ठीक है, हर दशक में एक दिन लू का बढ़ा है। और भारत के 30% भूभाग में ये समस्या है। केवल राजस्थान, देखिए राजस्थान तो केवल 10% हिस्सा है। ठीक है? लेकिन ये 30% भूभाग की समस्या है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी, शहरों के कुछ हिस्से ग्रामीण क्षेत्रों से 2 से 10 डिग्री अधिक गर्म हो जाते हैं। यानी कि मान लीजिए ग्रामीण सेक्टर का टेम्परेचर है 34 डिग्री, तो यहाँ 44 डिग्री तक शहर में उसी सेम आसपास की लोकेशन पे 10 डिग्री तक। इसका प्रमुख कारण है कंक्रीट, डामर और एसी का उपयोग। बस थोड़ी तबीयत खराब है। ठीक है? ये सॉरी, है ना? तो ये जो है इतना टेम्परेचर में फर्क आ जाता है। और फर्क आने का जो 3 मेजर रीजन है आप याद रखेंगे, नोट कर लीजिए। पहला है कंक्रीट, ठीक है, दूसरा है डामर, तीसरा है एसी का अधिकतम प्रयोग। इन 3 वजहों से 8 से 10 डिग्री जो है, 2 से 10 डिग्री तक टेम्परेचर में फर्क आ जाता है ग्रामीण और शहरी इलाके में। ठीक है? दोनों बातें याद रखेंगे जिससे कि हीट आइलैंड बन रहे हैं, जो कि हमने एक दिन पहले भी डिस्कस किया था। तीसरी, आर्द्रता का संकट। दिल्ली की औसत नमी में 8% अंक बढ़ी है, यानी कि नमी जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है? इसका मेन रीजन है कच्ची भूमि घट रही है, यानी कि शहरी जो वेटलैंड्स है वो खत्म हो रहे हैं, कच्ची जो भूमि है वो खत्म हो रही है। कंक्रीट और डामर से जो संरचनाएं है वो बढ़ती जा रही है और गर्मी भी इसके साथ में बढ़ती जा रही है। अब आगे अगर बचाव के लिए क्या करना होगा, आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहला है शहरी डिजाइन को बदलें, रिफ्लेक्टिव मटेरियल यूज करें, ग्रीन कवर को अनिवार्य बनाएं, बदलते मौसम के अनुसार बिल्डिंग कोड बनाएं।
3 सजेशन है इसमें। पहला है रिफ्लेक्टिव मटेरियल यूज़ करें, दूसरा ग्रीन कवर बढ़ाएँ यानी कि हरियाली बढ़ाएँ और तीसरा है बदलते मौसम के अनुरूप बिल्डिंग कोड को डिज़ाइन करें। आगे श्रम कानून लागू करें, एक निश्चित सीमा से हीट अगर ऊपर होता है तो मज़दूरों को काम करने से रोकना चाहिए, उनसे काम नहीं करवाना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी कदम है। देखिए, अमीर लोग तो एसी में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति कहाँ जाए? तो आगे गर्मी के प्रबंधन को बजट में प्रमुख मुद्दा बनाएँ, उसके लिए अलग से फंड एलोकेट करें, गर्मी को राष्ट्रीय आपदा में शामिल करें। ये जो है 3 से 4 जो है सजेशन इसमें दिए गए हैं, ये आप नोट डाउन करेंगे, याद रखेंगे। एक और बात, दोस्तों मैं कितना ही शानदार पढ़ूँ, कितना ही शानदार, ठीक है? आप कितने ही शिद्दत से पढ़ें, पता है चेंज किससे आएगा? जब आप रिवाइज़ करेंगे। एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल चेंज। यस आई नो अभी आपको लगेगा सब याद हो रहा है सर, सारी चीज़ें ईज़िली समझ में आ रही है, बट 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आप भूल जाएँगे। ठीक है? मैक ए हैबिट अच्छे से रिवाइज़ करनी है, ठीक है? अच्छे से रिवाइज़ करना है और ये सिर्फ़ करंट अफ़ेयर्स के साथ में ही नहीं है, बाकी आपका जो कोर सिलेबस है उसमें भी आप अच्छे से रिवाइज़ करते जाइए, ठीक है? रिवाइज़ करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिवाइज़ करेंगे तब भी एक्चुअल में आप में वो गुणवत्तापूर्ण जो चेंजेज़ है वो आएँगे और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की होगी, ठीक है? सबसे ज़्यादा भार कम करने वाले मज़दूर, रेहड़ी पटरी वाले, निम्न आय वर्ग यानी कि कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले लोग प्रभावित होते हैं इस गर्मी की वजह से, तो आप इसका जो है ये जो हमने सजेशन डिस्कस किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आप सीधे यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब आगे देखिए पूर्णता पर हँसता समाज एक सभ्यतागत संकट। आपने देखा होगा इससे थोड़े समय पहले समय रैना जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है उन्होंने एक बेकार सा कमेंट किया था, ठीक है? एक और है कोई अच्छा कंटेंट जो है यूट्यूब पे डिलीवर करता उन्होंने भी एक अलग सी कुछ जो है भद्दी बात करी थी और एक ट्रेंड सा बन गया। बहुत सारे रील्स और मीम्स आप देखते होंगे जिनमें हल्की बातें की जाती है, बेकार बातें की जाती है। तो राइटर इसमें ये बोल रहे हैं कि लेखक है प्रियदर्शन अच्छे सोशियोलॉजिस्ट के हैं, उन्होंने ये बोला कि ये एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है और अपन इस पे सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये अश्लीलता केवल नैतिकता का प्रश्न नहीं है, यानी कि ये जो समाज में अश्लीलता बढ़ती जा रही है कंटेंट में, वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग इसको एन्जॉय कर रहे हैं। ये एक नैतिकता का सवाल नहीं है, केवल एथिकल सवाल नहीं है, ये हमारी पूरी की पूरी सभ्यता का संकट है। यानी कि हमें पूरे के पूरे इस इकोसिस्टम पे सोचना पड़ेगा। जैसे देखिए संयुक्त परिवार जो है बिखर रहे हैं, पहले लोग जो है काफ़ी एकजुट रहते थे, अब एकल परिवार, एक फैमिली, एक हस्बैंड, एक वाइफ, 2 बच्चे दैट्स इट या 1 बच्चा, अब तो ये 2 भी नहीं। भावनात्मक रूप से युवा जो है कमज़ोर हो रहे हैं। इसकी वजह से ये जो पीढ़ी है अकेलेपन में खुशी खोज रही है इस तरह के कंटेंट के माध्यम से, पहली चीज़ ये बोलते हैं राइटर। फिर बोलते हैं कि 12वीं के बाद पैसे वाली नौकरी की दौड़ में प्राथमिकताएँ बदल दी गई है। ओटीटी जो ये प्लेटफ़ॉर्म है प्राइम, अमेज़न, ठीक है? इन पे कंटेंट लोग देखते हैं, ठीक है? रील्स देखते हैं, वायरल वीडियो, ये जीवन दर्शन की जगह लेती है। यानी कि पहले फ़िलॉसफ़ी हुआ करती थी कि अच्छा जीवन जीना है, मूल्यवान जीवन जीना है, एथिकल जीवन जीना है। लेकिन अब ये जो जितना भी कंटेंट है, इसने जीवन दर्शन जो है वही बदल के रख दिया है। आगे व्यक्तिगत आज़ादी की माँग बढ़ी है, लेकिन व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी की परिभाषा अनिश्चित है। लोगों ने ये तो कहा है कि हमारी जो स्वतंत्रता है वो हमें दीजिए, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हमें बोलने की आज़ादी दीजिए, लेकिन क्या बोलना चाहिए, क्या समाज के लिए ठीक है, किस हद में हमें अपने आप को बाँधना चाहिए, ये जो परिभाषा है, इस पे जो सीमा है, वो निर्धारित नहीं की गई। ये बात राइटर बोलते हैं। आगे एक सकारात्मक बदलाव ये है कि लड़कियाँ पहली बार बराबरी के स्तर पे अपनी आज़ादी माँग रही है, जो कि अच्छी बात है। राइटर भी इस बात को बोल रहे हैं और ये बात ठीक भी है। लैंगिक बराबरी को लेके पहले से अधिक संवेदनशील है। ये एक जो है पॉजिटिव बात है आज की पीढ़ी की, ठीक है? लेकिन ये सिर्फ़ एक एंगल हुआ। दूसरा जो इस तरह की कॉमेडी पे इस तरह की जो स्वीकार्यता है वो कहीं न कहीं सही नहीं है। लेकिन गहरी चुनौती और है। पुरानी सामंती सिद्धांत यानी कि पुरानी जो अनकॉन्शियस व्यक्ति के दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है? और आधुनिक लंपटता के बीच जो मानववादी मतलब इसको पुरुषवादी मानसिकता आप बोल सकते हैं। पुरुषवादी जो मानसिकता है वह अवचेतन में सक्रिय है। व्यक्ति बोल तो रहा है कि हम वुमेन्स को राइट देंगे, बराबरी का हक देंगे, लेकिन जो सामंती मानसिकता बहुत अंदर बैठी हुई है, वो फिर भी कहीं न कहीं आड़े आ जाती है। कोई सांस्कृतिक विमर्श नहीं हो रहा है अभी, साहित्य और कविता नहीं हो रही है, इनकी जगह वायरल वीडियोज़ ने ले ली है और राजनीति भी दिशाहीन है, इस तरह की बात राइटर करते हैं। घर, परिवार, समाज नहीं तो सारे न्याय सोशल मीडिया पे होते हैं, जो सिर्फ लुत्फ़ लेना जानता है। यानी कि हमें सोचने का समय है, दोबारा हमारी थॉट प्रोसेस पे
विचार करने का समय है कि क्या हम एज ए समाज सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ठीक है? तो हमारे लिए थोड़ी तो समझ की बात है। हल्का हमें कंटेंट मिल गया जहाँ पे हम सोशियोलॉजी वाले किसी एंगल वाले क्वेश्चन में जब आधुनिकता की बात होगी, जब आज की सामाजिक समस्याओं की बात होगी तो हम हल्का-सा ऐड कर सकते हैं। इस तरह के कंटेंट पे सामाजिक स्वीकार्यता एक नैतिकता का सवाल नहीं है बल्कि एक सभ्यतागत संकट है। तो हमारा जो वैल्यू एडिशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हरगिला आर्मी के बारे में हमने डिस्कस किया, प्रोजेक्ट कुशा के बारे में, सर एयरपोर्ट की जो श्रेणी है, पीजी वर्षाई जो डिज़ाइन अवार्ड है उसमें नवी मुंबई और गुवाहाटी का एयरपोर्ट जो है टॉप 7 में है दुनिया में, अच्छा अचीवमेंट है। पिच ब्लैक एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में होने जा रही है। विपिन कुमार जो है रोमानिया में मानव नागरिकता दी, उनकी बहादुरी को देखें। खजूर की जो नवाचारी खेती करी है उसके हिसाब से। वे फाइंडर अवार्ड के बारे में हमने बात करी, पूर्णिमा देवी बर्मन की हरगिला सारंग और हरगिला आर्मी इन्होंने बनाई। 30,000 महिलाओं का एक समूह जो कि 2007 से लगातार कार्य कर रहा है इसके संरक्षण के लिए। प्री वर्षाई जो पुरस्कार है भारतीय एयरपोर्ट नवी मुंबई और गुवाहाटी को मिला है। भारत इनोवेट्स 2026 नीस में इसका समापन हुआ। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर है 2026। और डांग विकास सेक्टर योजना के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। है। उसके अलावा G7 जो है यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान 7 देश है। इनके बारे में बात करी। भारत सदस्य नहीं है, अतिथि के रूप में शामिल हुआ। और व्यापार असंतुलन, जलवायु विनिमय, यूक्रेन, पश्चिम एशिया, ये सारे मुद्दे जिन पे G7 बात कर रहा है, लेकिन कुछ भी बड़ा कर निकलने की कंडीशन में नहीं है क्योंकि यूएसए की मोनोपोली है, यानी कि अमेरिका अपने आप को इसका बहुत समझता है। ट्रंप का दृष्टिकोण के कारण सदस्यों के बीच में मतभेद है। और 2026 का शिखर सम्मेलन एवियन फ्रांस में आयोजित हुआ है। ठीक है, इसको एक जो ट्रिक है उससे भी आप याद कर सकते हैं। अमेरिका, बी फॉर ब्रिटेन, एफ फॉर फ्रांस, आई फॉर इटली, जे फॉर जर्मनी और जापान। जर्मनी और जापान दोनों है या जर्मनी, जर्मनी नहीं है इसमें, हाँ जर्मनी और जापान है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बात करी थी। और भारत सदस्य नहीं है, मेहमान देश है। ठीक है? इसके अलावा हरगिला आर्मी प्रोजेक्ट कुछ, ये सारी बातें हमने कर ली। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थोड़ी तबीयत खराब थी, आपको दिक्कत हुई होगी, सॉरी, ये अपने हाथ में है नहीं। सो ओके, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ये हमारा आज इस वीक का लास्ट डिस्कशन था। और जो टेस्ट है मंडे टू फ्राइडे इसी डिस्कशन में से आएगा, तो हल्का सा आप रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से टेस्ट देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर मंडे नए डिस्कशन के साथ। ओके।